नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यरमता सिंह आंगू। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी के 42वें कन्वोकेशन समारोह को किया संबोधित। कहा, भारत की युवा शक्ति को उम्मीद की नजर से देख रही है पूरी दुनिया। प्रधानमंत्री ने कहा, युवा देश के विकास के वाहक है और भारत विश्व के विकास का है वाहक। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राजभवन में आयोजित वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप में लिया हिस्सा। राज्यपाल ने कहा, जिंदगियां बचाने वाले होते हैं रक्तदाता। राज्यपाल ने ब्लड डोनेशन को लेकर बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया। आतंकवादियों के खिलाफ असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अलकायदा और बांग्लादेश स्थित अंसारुल्लाह बांग्ला टीम सहित अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से जुड़े 2 आतंकी मॉड्यूल का किया पर्दाफाश। मोरीगांव, बरपीटा, गुवाहाटी और ग्वालपाड़ा जिलों में 11 लोगों की हुई गिरफ्तारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी के 42वें कन्वोकेशन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूरा विश्व भारत की युवा शक्ति को उम्मीद की नज़र से देख रहा है। उन्होंने कहा कि युवा देश के विकास के वाहक है और भारत विश्व के विकास का वाहक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी एक अभूतपूर्व घटना थी। उन्होंने कहा कि भारत ने इसका मुकाबला प्रभावशाली तरीके से किया। प्रधानमंत्री ने इसके लिए वैज्ञानिकों, चिकित्सकों और आम लोगों को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बना। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने इस समारोह में 69 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए। Looking at India's youth with hope, because you are the growth engines of the country, and India is the world's growth engine. It is a great honor. It is also a great responsibility, which I am sure you will excel in. Friends, when speaking of faith in our youth, how can we forget Bharat Ratna, former President Dr. APJ Abdul Kalam? I am sure that it is a matter of pride for everyone in the Anna University that Dr. Kalam was closely associated with this university. I've heard that the room he stayed in has been converted into a memorial. May his thoughts and values inspire our youth. Friends, we are graduating in unique times. Some will call it a time of global uncertainty, but I would call it a time of great opportunity. राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आज ईटानगर स्थित राजभवन में आयोजित वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लिया। राज्यपाल श्री मिश्रा की पहल पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ब्लड डोनेट करने वाले लोग जिंदगियां बचाने वाले होते हैं। उन्होंने लोगों से आगे आकर स्वेच्छा से रक्तदान करने की अपील की। राज्यपाल ने ब्लड डोनेशन को लेकर बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में तैनात भारतीय सेना और आईटीबीपी की सभी इकाइयों को पत्र लिखकर ब्लड डोनेशन का कोई भी अनुरोध प्राप्त होने पर तुरंत उसे पूरा करने का आग्रह करेंगे। इस ब्लड डोनेशन कैंप में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों, एनसीसी और एनएसएस के कैडेटों, विभिन्न विभागों के कर्मियों और एनजीओ प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस कैंप में कुल 141 यूनिट ब्लड कलेक्ट किया गया। हमारी स्वतंत्रता के 75 साल बाद हम लोग इसको बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, बहुत व्यवस्थित तरीके से
इसको हम लोग मैनेज कर रहे हैं और इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। तमाम हमारे बच्चे, भाई बहन, बुढ़े, स्त्रियां जिनको किसी कारणवश उनका ब्लड का शरीर में कमी हो जाती है, उनको ब्लड चाहिए, उनको ये ब्लड मिलता है, उनकी जान लगती है। इसीलिए हमारे सीनियर मेडिकल ऑफिसर ने कहा कि आप सब लोग लाइफ सेवर हो जो कि ब्लड दो, और वाकई आप लोग लाइफ सेवर, और आप लोगों का ये जो योगदान है बहुत अच्छा है। बहुत सारा लोगों का ये एक एप्रीहेंशन रहता है कि लेडीज़ लोग ब्लड डोनेशन नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी, ये आपके सोशल मीडिया की तरफ से कि लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो हमारे महिलाएं, जो बहुत सारा कम महिलाएं आते हैं हमारे, जितने भी मैंने देखा है कि ब्लड डोनेशन जब भी कैंप रहता है, तो ये मैसेज देना चाहूँगी कि हम डर नहीं होना चाहिए। सर्टेन रेस्ट्रिक्शन है, जैसे कि आप मेंस्ट्रुएशन 3 दिन मेंस्ट्रुएशन के बाद दे सकते हैं, जैसे आप प्रेगनेंसी है उस समय में नहीं दे सकते, या नर्सिंग मदर्स। ईटानगर स्थित सिविल सेक्रेटरिएट में आज राज्य के मुख्य सचिव धर्मेंद्र की अध्यक्षता में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन और भारत नेट पर दूसरी राज्य स्तरीय ब्रॉडबैंड समिति की बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य सचिव ने राज्य में खासतौर पर सुदूर गांव में डिजिटल कम्युनिकेशन में सुधार की तत्काल जरूरत पर जोर दिया। बैठक में फैसला किया गया कि वर्ष 2023 के अप्रैल महीने तक 566 BTS राज्य के अलग अलग जगहों पर लगाए जाएंगे। श्री धर्मेंद्र ने कहा कि क्षेत्र में डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। इस बैठक में PWD के कमिश्नर कालिंग ताइंग, पावर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी AK बिष्ट, IT सेक्रेटरी अनिरुद्ध सिंह, BSNL के जनरल मैनेजर आरुंग सीराम सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। असम में पुलिस ने आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई में अल-कायदा और बांग्लादेश स्थित अंसरुल्लाह बांग्ला टीम सहित अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से जुड़े 2 आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया कि गुरुवार को मोरीगांव, बरपेटा, गुवाहाटी और ग्वालपारा जिलों में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें एक मदरसा अध्यापक है। इनके पास से बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए। आतंकी नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच अभियान जारी है। मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने बताया कि असम पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय के साथ ये कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार लोगों से काफी सूचना मिलने की उम्मीद है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिला था, कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े एक आदमी मोइराबारी का मुस्तफ़ा सन ऑफ रुस्तम अली सोहरिया पाम, वो एक मदरसा चलाता है, जामिया हुदा मदरसा सोहरिया गांव में। तो एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि कोई जो अंसरुल्लाह बांग्ला टीम अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट उसके साथ जो रिलेटेड है, अंसरुल्लाह बांग्ला टीम का फिनेंसिंग के साथ ये इन्वॉल्व है। इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये मुस्तफ़ा पिकअप हुआ, फिर उसके बाद अभी एक केस। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर इस बात पर खुशी व्यक्त की है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के प्रयासों से 2014 से 2018-19 की अवधि में देश में बाघों की संख्या लगभग 2 गुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि बाघ अभयारण्यों की संख्या 9 से बढ़कर 52 हो गई है। श्री यादव ने कहा कि इस समय देश में 2967 बाघ है, जो विश्व में बाघों की कुल आबादी का 75% है। उन्होंने लोगों से बाघों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। बाघ दिवस पर पेश है यह संदेश। ये जंगलों का शांत ज्वालामुखी है, खूंखार, फुर्तीला, ताकतवर, बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा प्राणी टाइगर, अपने देश भारत का राष्ट्रीय पशु। टाइगर को जंगल का भगवान भी कहा जाता है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला का यह शीर्ष जीव है और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। टाइगर पशु जाति का साधु पशु है, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से वैर।
अकेला, अपने आप में मस्त, सबसे दूर पर आत्मविश्वास और बल से भरपूर। अपने लालच और शौक में मनुष्य ने पिछले 200-300 सालों में इस सुंदर धारीदार पशु को बेरहमी से पृथ्वी से लगभग खत्म कर दिया था। बदलता पर्यावरण, शहरीकरण, अवैध शिकार और घटते जंगल इन्हें बिल्कुल घटाते गए। जो कभी लाखों में 9 प्रजातियों में थे, सिर्फ कुछ हजार में 6 प्रजातियों में रह गए। पर लालच पर बुद्धि की लगाम लगी और टाइगर संरक्षण के लिए काम शुरू हुआ। पिछले कुछ सालों में भारत सरकार के अथक प्रयासों के अंतर्गत राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण यानी कि द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA के माध्यम से इनकी संख्या को 2014 की तुलना में 2018-19 तक लगभग दुगना कर दिया है। भारत में आज टाइगर रिजर्व 9 से बढ़कर 52 हो गए हैं, जिनमें 2967 से ज्यादा टाइगर हैं, जो विश्व में इनकी आबादी का 75% है। विश्व 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाता है ताकि हमें इनकी सुरक्षा, अपनी सुरक्षा याद रहे। वन जीवन की टाइगर है डोर, रखना ध्यान है इनकी ओर। ईटानगर में आज अरुणाचल इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया एसोसिएशन के 10वें फाउंडेशन डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डिजिटल मीडिया एथिक्स विषय पर एक वर्कशॉप भी आयोजित किया गया, जिसमें जाने माने पत्रकार रविश कुमार ने वर्चुअल माध्यम से ईटानगर के पत्रकारों को डिजिटल मीडिया से जुड़ी नैतिकताओं के बारे में जानकारी दी। राज्य के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स और ईटानगर के मेयर तामे फासांग ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। My chosen first profession was in the electronic media 20 years ago. 20 years ago, I started one electronic media called Prime Time. My head office was at 0 Point nearly. And I was, this thing, associated with Doodarsan. Those days there was no much electronic system. So I was excited. And I had a dream. To be a politician, it is an accident. I came to this politics. But my profession, even being in the politics, I have tried to, bring out some kind of magazines, but all the time I failed. And today, after 20 years, I decided myself that I am a failure in this profession, and I will never try again in my future also. You see, with this, I could just calculate the profession all you have taken up, how tough it is. When I could not culminate myself in this profession, and you have ventured yourself to be in this career, कितना tough job है. This is a systematic and disciplined platform, a fourth pillar of democratic constitution, a press media system. We politicians, we need lots of supporters, we need lot of people, only that we can move on. This is our ethics, this is our profession. But in case of you guys, आपको चलाना है, you need a policy making, you need a intelligence, you need a ethics, you need a discipline. That discipline will rule your profession, that discipline will systemize the society. पापुमपारे जिले के सागाली में आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर @2047 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया और राजनीतिक विचारधारा से परे जाकर विकास कार्यों में सहयोग करने की जरूरत पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में पापुमपारे के जिला उपायुक्त सचिन राणा के अलावा जिला प्रशासन और पावर डिपार्टमेंट सहित कई विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर सगारे के जिला परिषद सदस्य, GPC, GPM, गांव बुरा, छात्र सहित कई अन्य वर्गों के लोग मौजूद थे।
ईस्ट सियांग जिले के सिले गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में गुरुवार को आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर @2047 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन अपीटा और पावर डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित इस बिजली महोत्सव में पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधायक निनोंग इरिंग ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। अपने संबोधन में श्री इरिंग ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के मामले में समृद्ध होने के बावजूद अरुणाचल प्रदेश में अपेक्षित विकास नहीं हो सका है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे राज्य में हाइड्रो पावर परियोजनाओं के निर्माण में सरकार को हर संभव सहयोग प्रदान करें। ईस्ट सियांग के जिला उपायुक्त ताई तग्गू ने इस कार्यक्रम में बिजली के महत्व पर प्रतिभागियों को विस्तार से जानकारी दी। आज जो हमारा सिले हायर सेकेंडरी स्कूल में जिस प्रकार से हमारे जो ऊर्जा विभाग के बिजली विभाग के लोग जितने अफसर हैं, चाहे वो एपाडा का हो, चाहे ट्रांसमिशन का हो या हमारे पावर डिपार्टमेंट के हो, उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो एक उज्ज्वल भारत और उज्ज्वल भविष्य, जो यहाँ के आज जो बच्चों को भी मैंने एक संदेश दिया है, उनको एक एडवाइस दिया है कि वो हमारे भविष्य है। स्वर्ण जयंती में 2047 में जिस प्रकार से पूरा हर घर में बिजली पहुंचेगी, हर घर में, हर राज्य में बिजली पहुंचेगी, हर जिला में बिजली पहुंचेगी, इस संदेश को लेके जो आगे बढ़ रहा है, चाहे वो हमारे NHP के जितने भी यहाँ आज लोग और GM उपस्थित हुए, जो हमारे इंजीनियर साहब थे, गौड़ा साहब हमारे पावर ग्रिड के, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप आगे काम को आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमारा भविष्य के लिए, ऊर्जा विभाग का भविष्य के लिए ये बहुत अच्छा एक संदेश जाएगी। इसमें हम लोग डिस्कस किया है पावर सिनेरियो का बारे में, कितना भी हम लोग का इक्विपमेंट है, और 2047 तक जो भी हम लोग का घर घर में बिजली और बस्ती बस्ती में, गांव गांव में जितना भी बिजली होगा पहुंचाने के लिए, उसका हम लोग एम एंड ऑब्जेक्टिव प्लानिंग सबको हम लोग डिस्कस किया है। तवांग में गुरुवार को सशस्त्र सीमा बल SSB द्वारा एक हथियार प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग के छात्रों ने हिस्सा लिया। SSB के अधिकारियों ने छात्रों को विभिन्न हथियारों की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि हथियारों के बारे में जानकर छात्र खुश थे और उनमें से कई छात्रों ने SSB में शामिल होकर देश की सेवा करने की इच्छा जाहिर की। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी कल्पना दत्ता के बारे में। कल्पना दत्ता, उनका जन्म 1913 में चटगांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। वो खुदीराम बोस की शहादत से प्रेरित थीं। उनके मन में देशभक्ति की भावना तब पनपी जब वे चटगांव में थी। देशभक्ति की भावना तब और फली फूली जब वे बैथुन कॉलेज कोलकाता में पढ़ाई करने गयी। कल्पना दत्ता मास्टर दा सूरसेन के क्रांतिकारी समूह की सदस्य थीं, जिन्होंने प्रीतिलता वड्डेदार के काम को आगे बढ़ाया। वे छात्री संघ की सदस्य भी थीं। उन्होंने पहाड़ टोली क्लब को जलाने का पहला प्रयास किया था। 3 महीने के बाद कल्पना दत्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन उन्हें 6 साल बाद रिहा कर दिया गया। 1940 में कल्पना दत्ता ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गई। कल्पना दत्ता ने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जिसका शीर्षक है चट्टोग्राम औसरागार आक्रमणकारी देर स्मृति कथा। कल्पना दत्ता ने भारतीय सांख्यिकीय संस्थान में भी कार्य किया। 8 फरवरी 1995 को कोलकाता में कल्पना दत्ता ने अंतिम सांस ली।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहे अरुण प्रभा। नमस्कार।